मामा जी के बाद अगर कुछ किसी से सीखा है और किसी की पॉजिटिव चीजें अपने अंदर डाली हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के यहीं से हो, क्योंकि उनके साथ रहने का बहुत लंबे समय। भाई इस रहस्य से सबसे पहली बात तो सबको क्या लेना देना। तो हम सिर्फ ये सोच के उस सीट पर बैठे कि बिल्कुल आज जो सीट दी है वो भगवान की दी हुई है, लीज्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर मैं सरल भाषा में और बिजनेस की भाषा में बात करूं तो जैसे हम किराए के मकान में या लीज्ड मकान में रहते हैं ना, तो वो पावर लीज की हुई है हमारे नाम पर उस भगवान ने, और उसका जब मन करेगा वो लीज खत्म करके वापस भी ले लेगा। अब उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। भेजा खाना तो दूसरी फैमिली तो गेट खोलने के लिए मना कर देती थी। ऐसी सिचुएशंस भी हमने फेस करी हैं। उनको ये डर लगता था कि हम उनकी हेल्प करने आए हैं, हाँ, शायद हमें ना हो गया हो, क्योंकि हम इतने लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनको ना हो जाए, इस डर से दरवाजा नहीं खोलते थे। कई बार तो कहते थे कि भाई आप ना बाहर कुंडी पे टांग के चले जाओ। मैंने कहा जी लंगरम कुंडलों के बारे में वो कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ, सिर्फ ऐड हुई है। उन्होंने स्कीम निकाली, स्कीम ग्राउंड लेवल पे नहीं आई नहीं, जीरो खर्चा है ऑन रिकॉर्ड, सरकार के ऑन रिकॉर्ड खातों में उस स्कीम का जीरो खर्चा, क्योंकि वो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई। परंतु उस स्कीम की ऐड करने के लिए उन्होंने कम से कम नहीं तो करोड़ों के विज्ञापन, पीडब्ल्यूडी रोकती रही थी। पीडब्ल्यूडी ने इनको रोका था, पर ये भाई साहब जिन्होंने अपने गुरु की नहीं सुनी, अन्ना हजारे जी की, उनकी नहीं सुनी, तो पीडब्ल्यूडी की क्या सुनेंगे सर। ये देश में सिर्फ एक मोटिव लेकर आए हैं, राजनीति में सिर्फ एक मोटिव लेकर आए हैं कि हमें कैसे ना कैसे मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है। इसके अलावा उनका दूसरा तीसरा कोई पॉलिटिकल नोट पे इसको एंड कर देते हैं। अब जो आपने बोला उसी में मैं ऐड कर देता हूं। देखो, अगर सही से काम करोगे तो भाजपा की तरह शासन में रहोगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, नहीं करोगे तो फिर कांग्रेस की तरह हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवर। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की जो राजनीति है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो चलती दिल्ली से है, और दिल्ली में तमाम राजनेता और बड़े बड़े सीनियर राजनेता वो अपना हमेशा एक गढ़ बनाकर दिल्ली को रखते हैं, और शुरू से कहा भी जाए कि भी जिसने दिल्ली जीत ली उसने पूरा भारत जीत लिया। अब इतने बड़े बड़े धुरंधरों के बीच में आके और राजनीति में उतरना, और खास तौर से एक ऐसे आदमी का राजनीति में उतरना जो बड़े ही साधारण परिवार से हो, ठीक है, और जिसके आगे पीछे कोई ऐसी बैकअप ना हो, और उसके बाद दिल्ली की राजनीति में उतरना, और वो भी बहुत कम उम्र में, ये बड़े ही काबिल तारीफ है। और युवाओं को राजनीति में आना भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि देश बदल रहा है तो देश के साथ साथ राजनीति भी बदलनी चाहिए, और राजनीति तभी बदल पाएगी जब देश का युवा उसमें शामिल होगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमनजोत सिंह मीता जी। रमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम रमन है और साथ में आपका प्यार से आपको सब लोग प्रिंस भी बोलते हैं, तो क्या बोलना कहूँ मैं, क्या बोलूँ मैं आपको, प्रिंस बोलूँ कि रमन बोलूँ? भाई अगर तो पॉडकास्ट बड़ा सीरियस और ऑफिशियल वाला करना फिर तो रमन, अदरवाइज तो फिर घर वाली बात है। भाइयों आप बड़े हमारे, आप हमेशा हमें अपनी आवाज बुलंद करने का अपने चैनल पर मौका देते हो, और हमारा भी उसमें बहुत हौसला अफजाई होती है। तो आप प्रिंस भी कहोगे तो भी चलेगा, जैसे आपको ठीक लगे। चलो हम रमन ज्योति बोलेंगे, क्योंकि भाई को राजनीति में रमन जोत के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, ये बात अच्छा रमन जो, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दिल्ली की राजनीति बड़ी गंभीर राजनीति है, और खासतौर से देश की राजनीति आज के टाइम में तो कहते हैं पूरी दुनिया में जो सबसे विचित्र राजनीति देखने को मिलती है वो हमारे देश में मिलती है, भारत के अंदर जी। तो एक साधारण से परिवार से होने के बाद राजनीति में आना, मतलब क्या सोच के राजनीति में आए? राजनीति में कुछ सोच के तो ऐसा सच नहीं आए। मैं थोड़ा सा एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि मेरे जो सत्कारित मामा जी हैं वो ऑलरेडी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव लड़ रहे थे। तो हम बचपन से जैसे उन घर में रहे हैं, तो एक धार्मिक माहौल, क्योंकि गुरुद्वारे की वो थी पॉलिटिक्स कह लो आज की डेट में, उस टाइम पे तो सेवा के बाद से लोग 100% चलते थे।
पर आज भी बहुत लोग हैं जो सेवा ही करना चाहते हैं, बट कुछ लोग जो टांग खिंचाई करने बैठे हुए हैं ऑपोजिशंस में और इधर उधर कोनों में छुप कर वार करते हैं, तो उन्होंने इसको एक राजनीतिक रंग दे दिया है। तो उनके साथ रहने से रिलीजियस तरीके से हम पॉलिटिकली कनेक्ट होते चले गए। फिर हमारी जिंदगी में सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की एंट्री होती है, और उनकी एंट्री मेरी लाइफ में तो एज अ मेंटोर भी हुई, एज अ फादर फिगर भी हुई, क्योंकि अगर मैंने मामा जी के बाद अगर कुछ किसी से सीखा है और किसी की पॉजिटिव चीजें अपने अंदर डाली हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के यहीं से हो, क्योंकि उनके साथ रहने का बहुत लंबे समय से मौका मिला। मैं कई बार जिक्र भी करता हूँ कि मेरे मुंह पे उस टाइम पे पूरी दाढ़ी भी नहीं आती थी, तो जब से हम सिरसा जी के इलेक्शंस में जाना आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करते गुरुद्वारा कमेटी में जाने लगे मैं, फिर मुझे उनके साथ एज अ यूथ जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली स्टेट भी पार्टी में काम करने का मौका मिला। उस समय अकाली दल के वे यूथ के प्रधान भी थे। फिर ऐसे ही प्यार बनता चला गया, तो हमेशा उन्होंने अपने एक बच्चे की तरह मुझे रखा, और जब भी कोई ज़रूरत होती है तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बेझिझक होकर हर बात कर लेता हूँ। और वो भी ये नहीं कि भाई ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ ही, उनके आसपास जितने लोग हैं जो उनके साथ मन से जुड़े हुए, लॉयल्टी से जुड़े हुए हैं, तो उस इंसान के लिए वो हर जगह तक उस जगह तक जाते हैं जहां तक वो जाकर उसकी मदद कर सके अगर कभी उस पर कोई बुरा समय है। तो मैं मानता हूँ कि इसीलिए हमारे भाइयों का भी एक उनके साथ प्यार है, और हम तो उनके डाई हार्ड फैन ही हैं कह सकते हो, और वो बड़े भाई हैं हमारे। जैसे वो हमें राजनीतिक तौर पे जुड़ने का मौका मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, तो उसके साथ धीरे धीरे उनके साथ और काम करते हुए, समझते हुए कि भाई सेवा भाव क्या है और राजनीति क्या है, क्योंकि उनके साथ रह के ना दोनों चीजों का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन जो उनका मिश्रण है, बिल्कुल राजनीति और जो धार्मिक है, हाँ, दोनों का जो मतलब ये दोनों क्वालिटियां जल्दी से लोगों में नहीं मिल पाती। हाँ जी, एक्चुअली बाय ब्लड ही हम लोगों को, आप जितने भी आपके श्रोता हैं, और आजकल तो दुनिया भर में लोगों को पता चल चुका है कि अगर कहीं पे कोई आपदा भी आती है तो वहां पर सिख भाई हमारे सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप जैसे भाई पूरा सहयोग करते हो, आप हो गए और भी मतलब जितने भी लोग हैं हर धर्म से, जो गुरु नानक देव जी को, गुरु ग्रंथ साहब जी को नतमस्तक होते हैं, हमारे 10 गुरु साहिबान को नतमस्तक होते हैं, वो सारे ही इस चीज को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। और सिरसा जी के साथ काम करते हुए कोरोना काल में इस भाव को बड़े अच्छे से समझने को मिला, जब सारी दुनिया में देखिए, वो उस समय दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे, चाहते तो वो भी एक अपने ओहदे की गरिमा को रखते हुए वो कह सकते थे कि नहीं यार स्टाफ काम करेगा, या हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं सारा मेडिकल एजेंसीज को। नहीं, आप उनका सोशल मीडिया उठा के देखिए, हर जगह वो खुद मौजूद थे। कोविड के समय पर जब सरकार फेल थी, खास तौर पर हमारी दिल्ली की जो उस समय पे केजरीवाल सरकार थी, बिल्कुल जीरो फेल थी, घोटाले वाली सरकार। हाँ, घोटाले वाले, वो तो कैग की रिपोर्ट में हम आगे चर्चा कर लेंगे इस पे, मेरे को पता आपने कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ रखा होगा। तो ऐसे वो उनको तो वैसे भी हम छोड़ नहीं सकते। वो तो देखिए सर, जो एक बार रिस्पॉन्सिबल जगह पे आ गए ना, तो वो लाइफ टाइम उनके साथ जुड़ता, चाहे वो रहे ना रहे। अब बात ये है कि आप क्या करके जाते हो, डिपेंड उस पे करता है। अगर आप अच्छा काम करके गए हो तो आपको अच्छे तरीके से याद करा जाएगा। अगर आप काम ही गलत कर रहे हो, आप घोटाले पे घोटाले कर रहे हो, तो फिर आपको अच्छे से भुगतान आपको करना पड़ेगा। वो भुगतान वो कर चुके हैं और आगे करेंगे। अभी तो बहुत भुगतान बाकी है। सरकार ने जो कैग की रिपोर्ट निकाली है, उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी आने वाले समय में लोगों को जग जाहिर होंगी। जो एक कट्टर ईमानदारी की सरकार बनती थी, वो आज की डेट में बिल्कुल कीचड़ से लिप्त होकर निकलेंगे। हम इन सब चीजों पे भी आएंगे धीरे धीरे। मैं चाह रहा हूँ कि आज ये पॉडकास्ट में बड़ी तसल्ली से हम लोग आज बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जीवन के जितने भी पार्ट आपकी लाइफ में रहे हैं, वो सब आज एक एक करके खुल जाए। जितने आपके चाहने वाले हैं उनको पता चले कि रमनजोत किस मेहनत से, किस हिम्मत से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये आप लोगों का तो एक तो आपका बचपन कैसे बीता, ये तो खैर मुझे पता है कि बचपन में ही आपके ऊपर से पिता का साया हट गया था, और आपकी माता जी ने भी बड़ी मेहनत से और
बहुत शिद्दत से आपको पाला है। तो बचपन की कुछ पहले तो चीजें हो जाए कि कैसा रहा बचपन, पढ़ाई कहाँ तक करी, कैसी रही पढ़ाई स्कूलिंग? स्कूलिंग जी हमारी, अब जिस ऑर्गेनाइज, मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा अपने आप में एक होता है ना, प्राउड भी फील होता है कि जिन स्कूल्स में से हम पढ़ के निकले हैं वही स्कूल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसमें मैं आज इलेक्टेड मेंबर के रूप में बैठा हूँ। और मैं आपको बताया था, जिन लोगों ने बताया, रमन जोत जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य भी हैं। हाँ जी, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर ही हमारे स्कूल्स हैं। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ऑल ओवर दिल्ली में है। तो मैं तिलक नगर ब्रांच से पढ़ के निकला हूँ, 12वीं तक पढ़ाई मैंने वहीं से पढ़ाई में कैसे थे भाई? भाई ये तो रिपोर्ट कार्ड आप देख के समझ जाओगे कैसे थे। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि कभी घर पे पढ़ाई को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं आई। कंप्लेंट सिर्फ एक रहती थी कि भाई का ना, बच्चे का ना, आपका ध्यान ना गेम्स में थोड़ा सा ज्यादा है, तो स्पोर्ट्स की तरफ हम अट्रैक्टेड रहते थे। तो मुझे स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज था। हॉकी खेलने को मिली तो हमने हॉकी खेली, उसमें जोनल लेवल तक की हमारी टीम बनी। उस टाइम पे हमारी कम्युनिटी में गुरुद्वारा बड़ू साहब है, वहाँ की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। हिमाचल मिल्खा सिंह भी रहे हैं हमारे देश के कितने बड़े हॉकी प्लेयर। अरे हॉकी नहीं सर, मिल्खा सिंह जी एथलीट थे, रनर थे वो। और हमने मतलब बड़ू साहब जाकर, हिमाचल प्रदेश में पढ़ता वो, बोर्डिंग स्कूल भी है, और हमारे जो धर्म की रिलीजियस शिक्षा है वो भी मानी जाती है। तो वहाँ पे जाके भी खेलने का मौका मिला हॉकी। फिर उसके बाद वॉलीबॉल भी खेली लंबा अरसा। क्रिकेट चलो इतने अच्छे नहीं थे पर खेलते थे। तो उसके अलावा मेरे को नहीं लगता मैंने स्विमिंग को छोड़कर ऐसा कोई स्पोर्ट्स रहा होगा जिसमें कहीं ना कहीं भाई। सर स्विमिंग उस टाइम पे ना बड़ा एक कॉस्टली स्पोर्ट होता था, और हम उस टाइम पे इतने फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे कि वो सब चीज़ें अफोर्ड कर पाए। तो अब स्विमिंग सीखना इजी हो गया, जगह जगह पर खुल गया। उस टाइम पे स्विमिंग को एक लग्जरी स्पोर्ट माना जाता था। स्कूल के बाद कॉलेज सर मैं, क्योंकि जिम्मेदारियां थी तो जॉब स्टार्ट कर दी थी 18 साल के होते ही। तो उसके बाद कॉलेज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU से पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अपनी। आगे की अब पढ़ाई जारी है, तो बाकी जहाँ ऊपर वाला जाए। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आपकी शादी हुई है जी। तो ये एक रहस्य जो सब लोग जानना चाहते हैं, ये शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? भाई इस रहस्य से सबसे पहली बात तो सबको क्या लेना देना। भाई देखो, जो आदमी एक लाइमलाइट में होता है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं। चोरी, देखो हमने कोई चोरी नहीं की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी कोई लव मैरिज नहीं थी। अच्छा। परंतु क्योंकि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे बचपन से, तो हम एक दूसरे को जानते थे। हालांकि हमारी ना कभी सोशल मीडिया पे कभी बात हुई थी, ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे से वैसे कभी, क्योंकि फैमिली फंक्शंस में मिलते थे, हाय हेलो हाउ आर यू, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। सो एक समय ऐसा आया जब हमारी कॉमन सिस्टर की मैरिज थी दिल्ली में। तो उनकी मैरिज पे हमारे घर वालों ने बात करी आपस में, मुलाकात हुई, मतलब बेसिकली वो लोग साथ बैठे थे। तो अब मेरे सत्कारित जो मेरे गार्डियन है, उन्होंने बात करी उनके फादर से कि भाई आप मेरी बेटी के लिए किसी को लड़का ढूंढा कोई। तो ही साइड नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि उनकी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हुई थी, साल एक ही हुआ था इंटर्नशिप करके, वो वापस अपने होम टाउन गए थे। तो बस वहीं से फिर बात स्टार्ट हुई इनकी। तो हमें पूछा गया उसके बाद, तो वी वर ओके विद दैट। और उससे पहले कोरोना टाइम पे शायद 1-2 बार जैसे किसी की हेल्प के लिए कॉल आया था फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उस टाइम पे जहाँ तक मेरे से जो बन पड़ा था मैंने किया था। पर रमन जी, आजकल के जो युवा है, खास तौर से मतलब ये बहुत अच्छी ऊपर वाले की मेहर है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपके हाइट हेल्थ और मैं तो ये कहूँगा चार्मिंग बॉय हो बिल्कुल आप इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो आजकल के लड़के, आजकल की जो जनरेशन है, वो लड़के लड़कियां भाई लव मैरिज करनी है। तो कभी ऐसा दिमाग में ख्याल नहीं आया कि यार मुझे भी लव मैरिज करनी चाहिए? कहाँ मैं मम्मी पापा के चक्कर में पड़ी। वैसे मुझे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, रमन जोत की वाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे स्वभाव की है। मैं मिला हुआ हूँ उनसे पर्सनली, और ऐसी लड़कियां बहुत कम देखने को मिल पाती हैं। धन्यवाद भाई। आप ऐसा हमारे मन में देखो,
एक एज होती है, उस टाइम पे सब कुछ हर बंदा यही सोचता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके मन में प्रभाव होता है मूवीज का भी, हाँ। प्रभाव होता है आपके आसपास के माहौल का भी। तो ये बातें लाजमी है, कभी किसी समय में आती थी, बट जब करियर को लेकर सीरियस हुए, जब अपनी जॉब को लेकर सीरियस हुए, क्योंकि पता था कि जिस जगह से हम आ रहे हैं, ठीक है, हमें उस जगह ने ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर बिठाया जो हम कभी उस जगह के बारे में नहीं कह सकते कि भाई हल्के घर से आए या स्ट्रगल करा। हम तो ये मानते हैं कि हमने स्ट्रगल भी नहीं करा, हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि जो ऊपर वाले की मर्जी थी, जो उस अकाल पुरख की मर्जी थी, उसमें हम खुश रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा है। और मैं हमेशा यही अरदास करता हूँ कि हम इन चीज़ों को, जो हमारे पास आज कोई अगर सीट भी है, तो हम सिर्फ ये सोच के उस सीट पर बैठे कि बिल्कुल आज जो सीट दी है वो भगवान की दी हुई है, लीज्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर मैं सरल भाषा में और बिजनेस की भाषा में बात करूं, तो जैसे हम किराए के मकान में या लीज्ड मकान में रहते हैं ना, तो वो पावर लीज की हुई है हमारे नाम पर उस भगवान ने, और उसका जब मन करेगा वो लीज खत्म करके वापस भी ले लेगा। अब उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। अप्रूवल आप मेरे को सॉल्व, जैसे हम बात कर देते हैं ना कि यार भाई वो आपके बारे में ऐसा सोचता, फलाना आपके बारे में अच्छा सोचता है, ढिमकाना गलत सोचता है। सो वी लीव इट अप टू द गॉड। आप अपना सुबह उठ के नित्यनेम करो, पाठ करो, भगवान को याद करो, गुरु साहिबान को याद करो, उसके बाद वो आपके सारे रास्ते खुद खोलते हुए चले जाते हैं। आपको परेशान भी नहीं होना पड़ता। कई बार कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार ये, मैं ना भी रिसेंटली ना विराट कोहली के इंटरव्यू देख रहा था। तो विराट कोहली, अगर आपको याद हो, आप मीडिया से हो, स्पोर्ट्स में आप कवर करते रहते होगे, एक समय ऐसा था जब विराट कोहली सचिन जी का 100 मारने का, सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ एक सेंचुरी दूर थे, सॉरी बराबरी करने के एक सेंचुरी दूर थे, जिसमें उनको 2-2.5 साल स्ट्रगल करना पड़ा। वो आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे, ठीक है। तो जब ये बात चली ना, तो उनसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन करा विराट कोहली से, तो विराट ने ये जो जवाब दिया ना, मैं उस जवाब को सुन के बिल्कुल तृप्त भी हो गया, और एक तरह से होता है कि हाँ यार, बहुत सारी चीजों का आंसर निकल आया उस जवाब में। उन्होंने, वो बहुत महान क्रिकेटर बन चुके हैं आज की डेट में, उन्होंने ये चीज बोली, कहते मैं जब तक इस मुकाम पे नहीं पहुंचा था, वो सेंचुरी मैंने बराबर नहीं करी थी, वो रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचा था, कहता मैं 2-2.5 साल परेशान रहा इस चीज को लेकर, जिस चक्कर में मेरी फॉर्म भी जा रही थी, क्योंकि लोग मेरे को कुछ ना कुछ आके बोलते थे कमेंट्स में, इधर उधर बहुत आलोचना, और एक लेवल पे जाने के बाद होती भी है। पब्लिक फिगर है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम पे जब उनसे पूछा कि फिर अब जब आपने बराबरी करी, उस टाइम पे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो आपको क्या महसूस हुआ? कहता मैं लिटरली ना अपने ऊपर हंसा सेंचुरी के बाद। कहता जब मैं डग आउट में गया, मैं जाके हंसा अपने ऊपर कि यार मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहा था 2-2.5 साल से। कह रहा वो 2 सेकंड का मेरा मूवमेंट था, 2 सेकंड बाद मैं वही विराट कोहली जिसको अपनी कंट्री को जिताना है, जिसका मोटिव ये है कि भाई मुझे अपने देश को पहले रखना है। और सबसे बड़ी बात, कहता यार मैं उस चीज से ही बाहर आ गया। मतलब ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ का ना, मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि गॉड ऑफ क्रिकेट भी वहां पे, सचिन तेंदुलकर भी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, बिल्कुल, और उन्होंने तारीफ भी करी बाद में। परंतु कहता मैं बस अपने, जब अकेले में था, कहता मैं हंसा अपने ऊपर, क्योंकि ये मूवमेंट चला गया, इसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करनी है। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आज हमने एक चीज ले ली तो हमें वहीं घर बैठ जाना, हम बैठ के अपना मौज लेते हैं। अचीवमेंट वो है जिसको हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। तो कुछ चीजें हमें, पॉजिटिव चीजें जो होती हैं, इधर उधर से भी, रील्स में से भी मिल जाती हैं, तो हम भी उसी सोच पे चलते हैं कि जो ऊपर वाले ने करना वो सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया आपके लिए कभी कुछ नहीं रखा। अगर आपसे कोई लोग टूट रहे हैं तो आप निराश ना हो। अगर आप सही हो, अगर आप अपनी जगह पे ठीक हो, अगर आपका ज़मीर, आप सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल देख सकते हो विदाउट एनी रिग्रेट, तो दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, और भगवान ने वो बातें सुनी है जो आपकी पीठ पीछे वो लोग करते थे और आपका नुकसान करते थे। इसीलिए भगवान ने उनको किसी न किसी बहाने से आपसे दूर कर दिया, ताकि वो आपकी तरक्की में आपका रोड़ा ना बने।
हम तो ये मुझे मानते हैं। एक बात सही सी बताना, और ये बड़ा गंभीर सवाल है और सही जवाब देना भी पड़ेगा आपको। सारे सही दे रहा हूँ। आपकी एज कितनी है? भाई मेरी एज, मैं 93 बॉर्न हूँ, 32 का इस साल अक्टूबर में हो जाऊँ। नहीं, बट जिस हिसाब से आप बातें करते हो, जिस हिसाब से बोलते हो, उस हिसाब से आपकी एज कम से कम 50 साल होनी चाहिए। तो धर्मवीर भाई, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ये बात कह रहा हूँ बनी कि हूँ। इतनी कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया भाई? अभी इससे पहले हम वही डिस्कस करके हटे हैं कि कहते हैं ना, ठोकरों से इंसान पॉलिश होता है। हाँ। तो जिसको ठोकरें अपने से मिल गई हो ना, तो वो पॉलिश होता ही चला जाता है। आपकी लाइफ में भगवान की क्या वैल्यू है? कितना आप भगवान को मानते हैं? और ब्लाइंड फेथ है, और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में चलती है कि अगर हमने इंटेंशनली किसी का गलत नहीं करा, तो चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करे, कुछ भी करे, आजकल तो जादू टोने वाले भी आने लगे हैं, वो भी कर, बस आपका तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपका भगवान में ब्लाइंड फेथ है। देखिए, मैं एक चीज समझ के चलता हूँ धर्मवीर भाई, आप भी इस चीज पे अग्री करोगे, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना अपने जितने भी रिलीजियस ग्रंथ हैं उनमें से कुछ ना कुछ पढ़ता रहूं, या आजकल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स आ गए, कुछ ना कुछ सुनता रहूं। तो चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, चाहे वो हमारे और ग्रंथ हैं, तो उनमें से रामचरितमानस है, कुछ भी है, रामायण, कुछ भी है, हम उसमें से कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहे, तो सब में सबका सार अगर हम जीवन में निकालने बैठे ना, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। चाहे आप अपने आप को जो मर्जी समझो, आपके जो अगले, आपने अगर आज ये सोच के घर से निकल रहे हो ना कि यार मैं ना आज इसके साथ बुरा करूँ, कौन देख रहा? ऊपर वाला देख रहा। वो आपको समय समय पे पनिशमेंट देगा अगर आप गलत करते हो। और मैंने तो ये देखा कि जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा करा है, जिन्होंने मुझे डिच करने की कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं जाके भगवान ने उनको अटका दिया। हालांकि समझ उनको अभी भी नहीं आती, वो अपने आप में कई बार ये सोचते हैं कि हम शायद भगवान से भी बड़े हो गए हैं, परंतु भगवान से बड़ा कोई नहीं है। धर्मवीर भाई, एक सांस का नहीं पता कि अगली सांस आनी है कि नहीं आनी है, कोई पता नहीं है किसी का। बस इस चीज को समझ के अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हो ना, मैंने आपको क्या बोला, पावर हमारी सांसें तक भगवान की, ऊपर वाले की, उस अकाल पुरख वाहिगुरु की दी हुई लीज है। जिस दिन उस लीज की मियाद खत्म होगी ना, तो कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं आपको बचा सकती। लोग ना कोरोना का काल भूल गए हैं। बिल्कुल। आप याद करो, आप मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, शमशान घाटों के बाहर लाशों की लाइन लगे। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये भी दृश्य देखने को मिल सकता है कि शमशान घाट के बाहर लाशों की लाइन लगी। मेरे बड़े भाई, आप याद करो वो दिन, एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में कि वो एक, मैंने तो ग्राउंड पे देखा है, क्योंकि लोग इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग ग्राउंड पे थे, आपने रिपोर्टिंग करी, आप याद करो वो दिन। आपको ऐसे, आज अगर आप हॉलीवुड की कोई ज़ॉम्बी मूवी उठा के देखोगे ना, तो आप सेम वैसी सड़कें दिखती हैं यार, खाली पड़ी हैं, इतने लोग, करोड़ों लोग, अरबों। आज आप दिल्ली में अभी इस समय भी बाहर चले जाओगे ना, तो आपको ट्रैफिक कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बहुत चांसेस है कि मिल जाएगा। बिल्कुल। परंतु उस समय पे तो ऐसा हो रखा था कि वो घर से निकलने से पहले सोचता था। मैंने सिरसा जी की बात का जिक्र करा था उस समय पे। सिरसा जी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान होते हुए पूरी टीम को साथ लेकर, अमित सिंह कालका जी उस समय हमारे जनरल सेक्रेटरी होते थे, जगदीप सिंह कालू जी जो आज जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उस टाइम पे लीगल सेल देखते थे, मेरे बड़े भाई जसमेंद्र सिंह नोनी जी, आत्मा सिंह लुबाना जी, केपी जी जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, हमारे घर के लोग, सब लोग, जब हमारा डिस्कशन हुआ ना सिरसा जी के साथ, क्योंकि हर बंदा घर से नहीं निकल रहा था, जूम कॉल पे उन्होंने हमसे बात करी, प्लान आउट करा कि ऐसे ऐसे लोगों के घरों तक खाना पहुंचाना, लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं यार। इस समय अगर हम पीछे हट गए ना, अगर घर में बैठ गए, तो फिर हमारा कुछ फायदा नहीं है। तो उनकी इस एक मोटिवेशनल बात को लेकर ना प्लान आउट हुआ कि रोज गुरुद्वारा बंगला साहिब से, रकाबगंज साहिब से लंगर बन के आएगा हर एरिया मेंबर के पास। अगर उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है तो मेरे पास आएगा। अब उसको मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने कोविड पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, तो उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। अब पहुंचाया भी गया था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम इस चीज में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, अकाल पुरख ने वो सेवा हमारे घर तक पहुंचाई, हमारी झोली डाली। और
जब ये बात हुई ना कि यार कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि प्लान तो बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी थी। गुरुद्वारा साहब से भी बन के आ गया, अब लोगों के घर तक पहुंचाना वही सबसे बड़ा टास्क था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती थी कि घर के अंदर जो 2 परिवार रह रहे हैं, एक को कोरोना हुआ, एक को नहीं हुआ। जब हम उनके घर पे, जिनको वो अपने परिवार वाले नहीं खाना दे पा रहे, उनके घर तक अगर भगवान ने किसी सोर्स के थ्रू अगर भेजा खाना, तो दूसरी फैमिली तो गेट खोलने के लिए मना कर देती थी। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी हमने फेस करी हैं। उनको ये डर लगता था कि हम उनकी हेल्प करने आए हैं, हाँ, शायद हमें ना हो गया हो, क्योंकि हम इतने लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनको ना हो जाए, इस डर से दरवाजा नहीं खोलते थे। कई बार तो कहते थे कि भाई आप ना बाहर कुंडी पे टांग के चले जाओ। मैंने कहा जी लंगर हम कुंडी पे नहीं टांग सकते, हमारी भी मर्यादा होती है, आप हमसे, हाँ, और आप हमसे ले लो। और धर्मवीर भाई आप मानोगे नहीं, मेरे ना दिमाग में उस समय पे एक बात हो रही थी, क्योंकि बहुत लोगों ने ये करा था आउट ऑफ कर्टसी कि वॉलंटियर सेवा दे दी थी, आगे पास ऑन कर दी थी कि भाई मैं नहीं जा सकता, आप चले जाओ। मेरे दिमाग में उस समय पे एक चीज ये जरूर पॉजिटिवली आई थी, यार अगर मैं किसी को आगे भेजता हूँ, आउटसोर्स करता हूँ, भगवान ना करे उसको कोरोना हो जाए किसी के घर जाके, तो उसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, और उसके परिवार वाले तो हमें दोष देंगे फिर। सो हमने यही भगवान के आगे, वाहिगुरु जी के आगे अरदास करी, बाबा जी बल बख्शो कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ सेवा ਸਾਨੂੰ लाई है ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾ सके। मैंने खुद ऐसे ऐसे सीन देखे शमशान घाट में कि एक ही परिवार में 4 लोग थे, जिसमें 3 लोग मर चुके थे और चौथा हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं भाई, मेरी आंखों के सामने लोगों ने एम्बुलेंस पे दम तोड़ा। अपने घर के लोग जिनके साथ आप रोज एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, जिनकी बनाई हुई प्रॉपर्टीज, अब अगर हम कहते हैं ना ये हमारा घर एंसेस्ट्रल हाउस है, हमारे बुजुर्गों का घर है, तो जब कोविड में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो परिवार के बच्चे उनके पास नहीं जा रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, लोग अपने मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को हाथ लगाने को तैयार। सर हम तो बस इन बातों का जिक्र करना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि उस समय पर ना ऐसी बातें होती है। अब आपका पॉडकास्ट देख के ना कईयों को ये याद आ जाएगा अपने घर में कि यार मैंने इससे पानी मांगा था, इसने मेरे को पानी नहीं दिया। हाँ, पर हम जब जैसे अब आप थे, आप सेवा भाव से थे, मैं मीडिया से था, हम लोगों ने तो ये चीजें ग्राउंड लेवल पे देखी है, ठीक है ना। बट भारत के फिर भी मैं कहूँगा 80-90% लोग ऐसे थे जो सिर्फ घरों में थे, जिन्होंने बाहर की जो दृश्य थे वो या तो टीवी पे देखे थे या सुने थे, हमने अपनी आंखों से देखे थे। तो इसलिए ये वो चीजें थी जो शायद हम अपने इस पूरे जीवन में कभी भूल भी नहीं सकते। भाई ये तो बहुत बड़ा पेंडेमिक है, हाँ, वर्ल्ड वाइड था, बिल्कुल था। ये हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कुछ हो भी सकता है। अब आपको मैं एक इंसिडेंट कोविड के बाद का बता देता हूँ। कोविड लोगों ने एक ऐसे बुलाया जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ दिल्ली पे, इंटरनेशनल था कोविड, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब बात आई ना दिल्ली में, तो आपको याद होगा 2023 एंड 24 में बाढ़ आई थी, 23 में यमुना जी में बाढ़ आई। हमने कहा और कुछ जो यमुना के आसपास के एरिया थे उसमें पानी भी भर गया, उनकी लाल किले तक पानी आ गया। सर पानी नहीं भरा था, मैं 6 फुट 1 इंच हूँ, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से पानी जाता अगर मैं उसमें डायरेक्ट खड़ा हूँ। बिल्कुल एनडीआरएफ की बोट्स, जो रिलीफ टीम जो भारत सरकार ने भेजी, उनकी बोट्स में बैठकर जब हम गए ना, आप कहोगे मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा, आप बेशक चला देना अपने चैनल पे। हमारे मैंने देखी थी, हमारी नहीं, जिन लोगों के हम घर गए हैं वो लोग पता ऊपर से छत पे से खड़े होके हमें क्या बोल रहे हैं, हमें कहते हैं पाजी आप लोग ही हो जो आए हैं, वरना कोई पूछने वाला नहीं। कोई दिल्ली सरकार, कोई उनका मंत्री, कोई नहीं आया, कहता आप लोग ही हो जो आके हमें खाना देके जा रहे हो। और हमने ना उनसे एक रिक्वेस्ट करी, हमने उनसे क्वेश्चन भी करा। इनफैक्ट मैंने ये पूछा, मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे जसमीन सिंह नोनी जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे दिल्ली कमेटी के और भाजपा में भी अच्छा रुतबा रखते हैं और हमेशा मुझे भी समय समय पर गाइड करते रहते हैं। हम दोनों जिस बोर्ड में थे ना, हमने ना क्वेश्चन करा एक फैमिली से, सर आप देखो लोगों की ना हद देखो कितनी नीचता तक जा चुके हैं। हमने जब, क्योंकि छत एक फ्लोर पानी, 2 फ्लोर पानी था, तो वो बहुत पॉश एरिया तो है नहीं वहाँ पे, ठीक ठाक ही है सब, चलो भगवान ने सबको जान रखा, अच्छा रखा। उस छत
छत पर जब वो रस्सी लटका के हमसे ब्रेड या कुछ ले रहे थे बैग लटका कर, तो हमने ना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, हमने कहा यार एनडीआरएफ की या रिलीफ की बोट्स के साथ अगर हम अंदर आ सकते हैं तो ये लोग भी तो बाहर जा सकते हैं। गलत तो नहीं। हमने जब उनसे ये क्वेश्चन करा ना सर, आप यकीन मानना हम शर्मिंदा हो गए। क्यों? क्योंकि इंसानियत शर्मिंदा हो गई। रीजन, जब हमने उनसे क्वेश्चन करा उन्होंने हमें सीधा एक चीज बोली, कहता भाई साहब आप लोग तो खाना देने आ रहे हो, कहता अगर हम यहाँ से चले गए ना, कहते ऐसे ऐसे लोग हैं जो नीचे से तैर के आते हैं घर के अंदर और घर की चीजें ले लेके जा रहे हैं। मतलब आपदा को अफसर में बदला चोरों ने। केजरीवाल वाला हाल। बिल्कुल बिल्कुल 100%। सर आप सबसे बड़ा फेलियर देखो, जल बोर्ड आपके पास, हर चीज आपके पास, आपको इतना टाइम लगा कि आप वहां से पानी नहीं हटा पाए। इतने टाइम के बाद भी ऑटोमेटिकली जब स्तर जमुना जी का नीचे आया तब वो पानी वापस गया। सर मैंने देखा है एक दीवार के ऊपर, चौड़ी दीवार के ऊपर एक सीढ़ियां का रास्ता था जो दूसरी तरफ जाने के लिए, उसमें एक थड़ा सा बना होता है, ठीक है, थड़ा हम जिसको देसी भाषा में कहते हैं, अब मुझे नहीं पता अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत आती है हमें तो वहां पे गौ माता खड़ी हुई है। अच्छा, मेरे पास उसकी भी वीडियो पड़ी है। 7 फुट जा नहीं सकती सर, मैं कह रहा हूँ 7 फुट का पानी, जहां वो खड़े थे ना दीवार पे, और उस उधर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था दूसरी साइड का जो दीवार से कनेक्ट कर रहा था, उस दीवार के ऊपर गौ माता को जब हमने खड़े देखा तो हमें ये हो गया यार ये तो जब तक पानी नहीं जाता तो इनको निकालेंगे कैसे, वो खड़ी रहेगी वहीं खड़े हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी जो वहां पे आसपास के लोग, मैं कहा देखो जी हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं या करवा देते हैं, आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम यार इनको भी कुछ ना कुछ देते रहना। रीजन बीइंग यार इनकी तो ये तो बोल के भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी गौ माता जी हमारी रिस्पेक्टेड है हर तरह से, और वहाँ पर हमारे जो भैरव बाबा के जो वाहन है हमारे कुकर, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी इन चीजों से डर के मारे उनके पास जाके बैठे हुए थे। सो एक ऐसा समय था जिसको लोग कोविड के बाद भी एज अ लेसन नहीं लिया, सीखा कुछ नहीं है, बस ये है कि जब आपदा आ जाए तो उसमें से अफसर कैसे ढूंढना, वो लोग हैं या वो लोग हैं जो अपनी घरों की रक्षा करने के लिए मजबूर हैं, जो अपना घर छोड़ के उस मुश्किल घड़ी में नहीं जा पाए। और हालांकि ऐसा कोई समय, गर्मी के दिन थे, ह्यूमिडिटी थी बहुत, उस टाइम पे ठंड, बड़े हालत बहुत खराब, उस टाइम पे ठंड वाला माहौल नहीं था, टी शर्ट्स में लोग रह रहे थे। आप सोचो उस जगह पे बिना एसी के, और मच्छर ये वो पता नहीं, मतलब मैं तो पानी की स्मेल भी बड़ी सर, मैं तो थैंक्स करता हूँ हमारे उन नौजवान बच्चों का जो कॉलेजेस में थे, और उनका एंथुजियाज्म देख के मैं हैरान था कि वो लोग कॉलेजेस में होते हुए भी अपनी पॉकेट्स में से पैसे लेके लोग इतना एम्बुलेंस भर भर कर सामान लाए। ठीक है, हाँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर होने के नाते जब उन्होंने हमें कहा कि हमें वहां जाना है, तो हमने उनसे एक अनुरोध जरूर करा कि बेटा आप तो जो इकट्ठा कर रहे हो आप वो करो, हम आपको और अपने एंड से भिजवाते हैं, आप साथ लेकर जाओ। और मैं फिर वही बात करूंगा, ऊपर वाले की खेल है, ऊपर वाले की मर्जी है, उन्होंने मुझे भी मौका दिया वहां जाके सेवा करने का। अगर हम बोर्ड्स में गए थे ना, तो मेरे कॉलेज के भाई कुछ ऐसे थे जो बोर्ड्स लिमिटेड होने की वजह से दूसरी साइड पे जहाँ पे पानी थोड़ा कम था, वो अपनी ट्राउजर्स फोल्ड कर करके सेवा करने लोगों के घर तक गए हैं। और उनकी भी वीडियोस सोशल मीडिया पे कई चैनल वालों ने डाली थी कि जो वहाँ पे हमारी बिल्लियां जो इधर उधर परेशान हो रही थी, तो उनको भी बिस्किट्स दिए, सब कुछ। मतलब कहने का ये है, सबके लिए सेवा की जा रही थी। सेवा तो भगवान करा रहा था। और आप ये सोचो, इसकी पॉजिटिव साइड भी एक बार सोचनी चाहिए कि वो लोग जो वहां पर फंस गए, जिनको सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बीच मझधार में छोड़ के भूल गई, उन लोगों तक भगवान ने अपने आप खाना पहुंचाया, और उन तक भी पहुंचाया जो बेचारे बेजुबान अपना दर्द भी नहीं बता पाते। तो रमनजोत जी, जिस टाइम में ये सब घटनाएं चल रही थी, उस समय हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल साहब थे, और शुरू में बात हुई थी कि अब आपके साथ चर्चा हो पॉडकास्ट और केजरीवाल साहब का नाम ना आए, तो वो तो संभव ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि 10 साल बेमिसाल, ये एक डायलॉग था जो केजरीवाल साहब बोला करते थे, तो क्या कहना चाहोगे कि कितने बेमिसाल थे ये? वैसे तो बेमिसाल इतने थे कि दिल्ली वालों ने उनको बाहर ही कर दिया बिल्कुल, बट आपको क्या लगता है कि केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली की
दशा तो खराब कर ही दी, दुर्दशा ऐसी कर दी कि जो पूछो मत। तो इन सब चीजों के पीछे क्या कारण रहे? क्योंकि जो केजरीवाल जी कहते थे कि भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं और देश का एक अलग राजनीति शुरू करेंगे, आज वो दिल्ली की ऐसे हालत कर गए हैं कि जो नई बीजेपी सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की, उनको सोचना पड़ रहा है कि जो गाड़ी ट्रैक से उतर गई उसको वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाया जाए। बिल्कुल भाई, आप ये चीज समझो। सबसे पहले तो जो आपने बात करी है ना कि उन्होंने कहा 10 साल बेमिसाल, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये चीज बिल्कुल ठीक कही है कि 10 साल बेमिसाल, पर वो ये भूलना बीच में ऐड करना भूल गए, 10 साल बेमिसाल के बीच में वो ये ऐड करना भूल गए कि 10 साल बेमिसाल करप्शन, 10 साल बेमिसाल घोटाले, वो ये ऐड करना भूल गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं कि जो ये कहते थे ना हम कट्टर ईमानदार सरकार है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अभी 2 दिन पहले ना रेखा गुप्ता जी, हमारी माननीय सीएम दिल्ली सरकार, वो कैग की रिपोर्ट पढ़ रहे थे बजट सेशन में, पढ़ रहे थे ना, आपने भी देखा होगा, कवर करा होगा आपको। और जिन्होंने नहीं करा, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से एक बार गूगल करके वो रिपोर्ट और जो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने और प्रवेश वर्मा जी ने वहां पे जो बोला था वो आप एक बार जरूर सुनना, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है ऑलरेडी। रेखा गुप्ता जी ने उसमें जिक्र करा घोटालों का। इन्होंने कहा जी बीजेपी ने इतने वादे कर दिए, इसको पूरा कैसे करेंगे, इतने तो फंड ही नहीं है, आतिशी जी बोले। अब जब ये बात हुई ना, जब रिपोर्ट खुली, तो आतिशी जी और पूरे विपक्ष के पास ना कोई जवाब नहीं था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ने जब वो रिपोर्ट खोल के पढ़ के बताई, भाई आपके पैरों के नीचे से अभी जमीन निकलेगी अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ते उनको नहीं सुना। कुछ घोटाले तो करोड़ों के ऐसे हैं जिन घोटालों के बारे में वो कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ, सिर्फ ऐड हुई है। उन्होंने स्कीम निकाली, स्कीम ग्राउंड लेवल पे नहीं आई नहीं, जीरो खर्चा है ऑन रिकॉर्ड, सरकार के ऑन रिकॉर्ड खातों में उस स्कीम का जीरो खर्चा, क्योंकि वो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई। परंतु उस स्कीम की ऐड करने के लिए उन्होंने कम से कम नहीं तो करोड़ों के विज्ञापन दिए। उसके लिए तो मैं जितना जाता एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, स्मोक टावर जो कनाट प्लेस में बनाया इसका भी जिक्र हुआ कि वो बना करोड़ों रुपए के, मेरे ख्याल से 25 करोड़ के आसपास की उसकी लागत आई थी बनाने की, और लगभग 12 करोड़ के आसपास की इन्होंने उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया था, और पहले दिन चला था, उसके बाद से लेके आज तक वो बंद पड़ा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। स्मोक टावर नहीं और भी चीजें थी, अकेला स्मोक टावर नहीं और भी चीजें थी। जल बोर्ड घोटाला आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। अब आप ये सोचो, स्मोक टावर बन के एक बार दिखा तो दिया सर, स्कूल्स के नाम पर बहुत आर्ग्यू करते थे आपकी ऑडियंस ने भी देखा होगा सर, 45 लाख रुपए का एक रूम कौन सा तैयार हो रहा भाई, 45 लाख रुपए का एक क्लासरूम तैयार हो रहा है जिसको आप स्मार्ट क्लास। मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल जी अपने शीश महल के जो कमरे तैयार कर रहे थे वो गलती से उन्होंने स्कूल के अंदर डाल दिया। वो अलग है सर, वो घोटाला भी अलग से ही है। ये सरकार कैंपेन में आया था आपदा सरकार, बिल्कुल मोदी जी ने 100% सत्य निकला वो, क्योंकि जब जब नई रिपोर्ट आई है तब तब इनका नया घोटाला है। अब आप एक चीज समझो कि भाई 10 साल से तो बीजेपी दिल्ली में कागज नहीं संभाल रही थी, कागज तो आप लोग ही संभाल रहे थे, ठीक कर लेते, इतने बड़े लिखे थे, ठीक कर लेते। आप अपने आप को दिल्ली का इतना बड़ा मालिक समझने लग गए हो, तो बोलते कि आप दिल्ली के मालिक हम हैं। मैं उसी पे सिरसा जी ने ढूंढे ना मालिक, जाके टेबल के नीचे भी नहीं मिले, वो तो भाग गए, निकाल दिया जनता ने, खड़े ही नहीं होने दिया, विधानसभा के आसपास भी नहीं पटकने देते। सर आप ये देखो, बेशर्मी की हद देखो, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने के नाम पे इन्होंने अपनी रोटियां सेकी। मैं गलत कुछ नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ एज अ फैक्ट बोल रहा हूँ, और जो बोलूंगा वो बिल्कुल एज इट इज आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा ही मिलेगा। सर आप ये चीज देखो, ये बच्चों के भविष्य की बात करते थे सर, 45 लाख का क्लासरूम जिसको ये स्मार्ट क्लासरूम बोलते थे, कहाँ है 45? देखो बिजनेस हम लोग भी करते हैं,
बिजनेस दिल्ली में बहुत से लोग भी करते हैं, इतना तो सबको पता है कि नहीं, 45 actually- लाख का एक क्लासरूम नहीं तैयार हो actually सकता, में- बहुत कम में हो जाता है। इनकी प्रॉब्लम ये रही कि पढ़े लिखे तो थे बट इनको घोटाले करने ढंग से आए नहीं। सर एक्चुअली ये क्या समझ है, नहीं पाए। ये आज ये लगता है कि घोटाले के साथ जो पैसा आ रहा था उस पैसे ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं सर आप ये नहीं कह सकते, तो आप भूल गए हम्म। कहाँ से पास आउट थे केजरीवाल जी? कितना कितना अपने आप को पढ़ा लिखा से दिखा, हमने तो जी इनकम टैक्स की नौकरी को लात मार दी। भारत की और देश की राजनीति में मफलर लपेट के खांसते हुए आए थे चप्पलों में। जैसे मैं उनकी मतलब वेशभूषा पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं उस बात की बात करूंगा जो fact नहीं पर ये मैं इस बात को बोलता हूँ कई बार क्योंकि केजरीवाल जी की बातों में आते हैं तो सर, सारी की मजा सा इस बारे में अगर आपने कि- सुनना है ना, अगर आपको उनकी वेशभूषा के बारे में सुनना है तो आप मेरे मुंह से नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो के बीच में कहीं एक छोटी सी क्लिप ना कुमार विश्वास जी की डाल देना, वो बताएंगे कि क्या उनके करता साथ था। तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया अरे था। भाई सर पर मैंने किसके साथ नहीं धोखा मैं करा? आज एक बात जानना चाहता हूँ, खासतौर केजरीवाल जी से भी मैं जानना चाहूंगा ये बात कि इतनी बड़ी पोस्ट पे इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पे होते तो मेरे ख्याल से सैलरी भी नाना करते रहते 50-60 हजार तो होगी उनकी बिल्कुल। कम से कम। बिल्कुल। तो इतनी अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी क्या वो 500,000 रुपए के जूते नहीं खरीद पाए कभी जिंदगी सर, में, या शर्ट कभी किसी अच्छे टेलर से नहीं सिलवा पाए, या हमेशा ही वो किसी बड़े मॉल की घटिया सी सेल के अंदर जाके अपनी साइज से एक बड़ा साइज पहन सर के। वो सब एक ढोंग ढकोसला था। मैं आपको उसी वही तो मैं बात करने लगा था कि ये दिल्ली में राजनीति में आए थे मफलर बांध के खांसते हुए, AQI का इतना बुरा हाल कर दिया कि ये खुद तो चले गए, अपनी खांसी सारी दिल्ली को दे गए, दिल्ली को दी थी इन्होंने, पूरी दिल्ली को दे गए। और आज की डेट में वो आपको कहीं खांसते हुए नजर नहीं आते। नहीं आते ना। उसका कारण ये है ना भाई, आज के टाइम में वो 25-25 हजार की जैकेटें पहनता है, उसको ठंडी भी नहीं लगती। मैं अगला मेरा पॉइंट यही था कि आपने कहा ना वो सेल में से एक साइज बड़ी शर्ट लेकर आते थे, मैंने इसलिए बोला ये इसका जो इस बात का जो तथ्य सुनने में जो कुमार विश्वास जी के मुंह से सब आता है ना, वो किसी उतना बढ़िया मैं लगता हूँ कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि कुमार विश्वास जी साथ बैठकर उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं और उनको ये जवाब दिए जाते थे यार तुझे क्या पता है, ये सब चीजें मैंने जानबूझ के करी। बिल्कुल। और बोला जाता मुझे ये लगता है कि जिस दिन केजरीवाल हारा था उस दिन शायद इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे खुश आदमी कुमार विश्वास ही थे, कह सकते हो। वह थे बहुत सारे पर वो तो बिल्कुल सबसे संतुष्ट थे। हाँ, जिनको ये लगता था कि जो इनके साथ हुआ है सर, वो बिल्कुल सही हुआ है। सर आप ये चीज देखो बड़े भाई, लोग कितने ज्यादा परेशान थे। बहुत नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ। मैं चुनाव की भी बात कर लेता हूँ, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कांग्रेस का एक समय पे गढ़ था, वहां के लोगों ने ईमानदारी को देखते हुए, इनकी बातों को सुनते हुए, अन्ना हजारे जी की छवि को देखते हुए इनको वोट डाल के वहां से MLA बनाया। ठीक है जी। आज इनके हालात इतने बदतर हो चुके थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि प्रवेश वर्मा जी जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े, उनको जनता ने इतना भारी मोहब्बत देके जिताया, जो केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते थे, उनको पंजाब जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये केजरीवाल जी चुनाव के टाइम में डेली इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बैठे होते थे कि आज परवेश वर्मा ने जूते बांटे, आज परवेश वर्मा ने पैसे बांटे, आज परवेश वर्मा खाना बांट रहा है, और रोज उनकी शिकायत करते थे। इतना होने के बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने परवेश वर्मा जी को इतने अच्छे वोट दिए और इतनी बुरी तरीके से केजरीवाल को हराया। मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके लिए बड़ी शर्म वाली बात थी। सर ये ना बात पता क्या है, जनता को समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट बिजली दे सकते हैं, उसके ऊपर ही कुछ नहीं दे सकते। पानी के बिलों का जो इन्होंने ढोंग ढकोसला करा था वो लोगों के लिए परेशानी बना के चले गए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या करा, को जग जाहिर कर दिया गया है कैग रिपोर्ट में, हमारे विधानसभा के सत्र में सबके सामने आ चुका है कि इन्होंने कैसे कैसे क्या करा। सर 3 सरकारी कोठियों की बाउंड्री वॉल तोड़वा के उनको अपने शीश महल के अंडर ले के शीश महल बड़ा करा गया। सर मेरे को ये बताएं वहां पे कौन सा इन्होंने शादी का पैलेस खोलना था? वहां पे ऐसा क्या था कि आपको इतना ज्यादा मतलब एंथुजियाज्म के साथ इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर इतने ज्यादा शक्ति दिखाकर का, और जबकि इनको PWD रोकती रही थी, PWD ने इनको रोका था
पर ये भाई साहब जिन्होंने अपने गुरु की नहीं सुनी, अन्ना हजारे जी की, उनकी नहीं सुनी तो पीडब्ल्यूडी की क्या सुनेंगे सर। ये देश में सिर्फ एक मोटिव लेकर आए हैं, राजनीति में सिर्फ एक मोटिव लेकर आए हैं कि हमें कैसे ना कैसे मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, इसके अलावा उनका दूसरा तीसरा कोई एजेंडा नहीं है। 2 टर्म 3 टर्म इन्होंने भर भर के यमुना जी साफ कर देंगे वोट दे दो, यमुना जी साफ कर देंगे वोट दे दो। आज भाजपा की सरकार ने दिखा दिया कि जिसकी नीयत होती है वो काम करता है। यमुना साफ करने की नीयत थी, सत्कारित हमारी रिलीजियस भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस नदी से, उनको साफ करने की जरूरत थी। आप विश्वास नहीं करोगे धर्मवीर भाई, आप फैक्ट चेक करना, दिल्ली से सिर्फ 2% भाग निकलता था यमुना माँ का, सिर्फ 2% भाग में दिल्ली सरकार जो बिल्कुल फेल हो चुकी थी, दिल्ली सरकार ही कसूरवार थी इसके लिए। उस 2% यमुना जी के भाग के अंदर 70% पॉल्यूशन जो जाता था वो सिर्फ दिल्ली से जाता था। आप पीछे की कोई फैक्ट्री या एरिया यूपी और इधर की तरफ देखा जहाँ से यमुना जी आते थे, बिल्कुल साफ पानी मिलता था। ठीक है, 2 बार उसके नाम पे, धार्मिक भावनाओं के नाम पे वोट मांगी, वोट मांगने के बाद क्या मिला? आपने कुछ नहीं करा। वो तो खुद भी कहते थे कि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिले। अब मैं वही बोल रहा हूँ, काम करने की नीयत किसको कहते हैं? जब काम करने की नीयत होती है, आप वोट के लिए आए थे, आप मान रहे हो मतलब कि हम तो सिर्फ वोट के लिए यमुना का मुद्दा बना के चल रहे थे। अब जिन्होंने करना था, जिनकी भावनाएं, आस्था जिनकी सच में जुड़ी हुई थी, इनकी तरह एक्सीडेंटल हिंदू नहीं है वो, इनकी तरह वो इलेक्शन के टाइम के हिंदू नहीं है, और इनकी तरह वो सिख नहीं है जो इनके साथ में चलते हैं। 4 बार के एमएलए बने, उनको इन्होंने कहीं दूर दूर तक किसी मिनिस्ट्री में नहीं रखा, और उसके बाद भी मैं अब इसमें टिप्पणी करूंगा तो नया विवाद खड़ा हो जाएगा। इनकी तरह एक्सीडेंटल नहीं थे। ये बात बिल्कुल आप ये समझो कि जिनकी नीयत थी, उन्होंने अपने पहले सत्र में यमुना जी का साफ करने का प्रोजेक्ट, उसके बाद स्मोक टावर को दोबारा से आगे कराने का काम स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट, उसके बाद अपना जो AQI लेवल था, आप सब रिपोर्ट चेक करो, ग्रैप 1 जो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा था, लोगों को जबरदस्ती गाड़ियां अपनी बेचनी पड़ जाती थी, उन्होंने दिल्ली में से वो हटवा दिया, ऑफिशियली हट चुका सर। आप इन चीजों को देखो कि काम करने की नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है। अब इनको घोटालों से ही नहीं फुर्सत थी सर। आपको अगर आप 1 नंबर बड़ी शर्ट पहन के या 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनकर आने की बजाय एक्चुअल में लोगों के साथ रहकर काम कर लेते तो लोग शायद आज भी आपको सत्ता में रखते, आज भी आपको कार्य करने देते। आपने कुछ नहीं करा, आप बस ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, ऐसे करते 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 आपने अपने घर भर लिए, अपने मंत्रियों के घर भर लिए, आपने महिलाओं के साथ जो बदतमीजियों वाले व्यवहार करे, आप शर्मसार होकर उसके लिए एक बार भी आज तक माफी नहीं मांगी। भाई अभी नई शादी आपकी हुई है, तो कैसी चल रही है मैरिड लाइफ में? मैं सर अपनी बीवी से डरते हो कि नहीं डरते, ये बताओ सबसे पहले, सारे लोग ये जानना चाहते हैं। नहीं भाई, डरने वाली बात ही नहीं है। अभी नई शादी है तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, शादी नहीं हो, पुरानी हो, अगर आप बीवी से डर रहे हो तो बाहर जाकर क्या करोगे? डर नहीं होता सर, अंडरस्टैंडिंग होती है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है, इसीलिए शादी के बंधन में बंधे। अब ऊपर वाले के हाथ में है कि उसने आगे का जीवन कैसा चलाना है। हमारी तरफ से तो हम अपना जो फर्ज है और जो हमारे मन की बात है वो हम आपस में करके चलते हैं, बाकी दिल्ली की राजनीति को लेकर अभी क्या सोच रहे हो आप, और क्या लगता है कि आने वाले समय में आप क्या करोगे राजनीति में? सर हमें तो देखो जहाँ जहाँ मौका मिलता हम लोग तो खड़े ही हैं, हमारे सीनियर्स। मैं अभी ये समझता हूँ कि हमारा भी इन चीज़ों में ध्यान देने की वो नहीं है, समय नहीं है। हमारा अभी सिर्फ ये है कि हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, अपने जो सीनियर्स हैं जो आज की डेट में पावर में हैं, जो हमारे बात सुनते हैं, हमारे सजेशंस भी कई बार किसी चीज़ पे लिए जाते हैं, तो हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हम उनके हाथ मजबूत करें हर तरह से, और उनको ये रिक्वेस्ट करते चलें कि जी आप हमारे कम्युनिटी के लिए, सोशल सर्विस के लिए, लोगों ने जिन्होंने आपको वोट डाल के जिताया है उनके लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। और वैसे मेरे को लगता है कहने की भी जरूरत नहीं है, हर एमएलए अपने अपने इलाके में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव में ये दिख भी जाएगा। क्योंकि केजरीवाल जी
पंजाब जाते जाते रास्ते में वो कूड़े का पहाड़ इग्नोर करके निकल गए हैं, जिसका उन्होंने वादा करा था कि मैं हटवा दूंगा, हमारी सरकार आएगी, हम आपको पता नहीं 2 के 3 साल में या पता नहीं 2 के 3 महीने में खाती पीती जो कुछ भी कह जाते नहीं हो, तो वो वाले उनको नहीं पता कि वो पंजाब जाते जाते जिस पहाड़ को इग्नोर करके गए हैं, यही पहाड़ आपकी एमसीडी की नैया डुबोएगा। ये आज डेट और टाइम के साथ आप मेरे से लिख के लो। एक बड़ा गंभीर सवाल है रमन ज्योति जी जैसे आपकी तो आप काफी मतलब 90s में आप पैदा हुए थे, 1984 में सिख दंगे हुए थे, आपको शायद पता होगा, 84 के जो दंगे हुए थे, ठीक है। ये सवाल गंभीर भी और इसका मैं सवाल का इसका जवाब मैं जानना भी चाहता हूँ कि क्या वो फैक्ट थे जो मेरा सवाल है। सवाल ये है कि कांग्रेस के राज में 84 के दंगे हुए थे, ठीक है, और उसके बाद काफी टाइम तक पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार भी रही, बिल्कुल, ठीक है, दिल्ली में भी सरकार रही उसके बाद। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पर्सनली मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है कि वो क्या चीजें रही या वो कौन से ऐसे कारण रहे कि 84 के अंदर सिखों का नरसंहार हुआ बहुत बुरी तरीके से, वो पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है। कांग्रेस के राज में हुई, कांग्रेस ने कराए, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार काफी टाइम तक पंजाब में भी रही और दिल्ली में भी रही, मतलब कहीं ना कहीं सिखों का उनको समर्थन था इसका। सर इस पे ना मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपसे भी मेरा अनुरोध है और आपके माध्यम से जितने भी हमारे टीवी चैनल वाले रिपोर्टर हैं सबसे और खास तौर पर इस देश की जनता से और विदेश की जनता से ये अपील है, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस चीज को दंगे ना कहें, क्योंकि दंगे नहीं थे, ये एक प्लान्ड जेनोसाइड था, नरसंहार था, जो आप अपनी लास्ट लाइन में बोल गए थे। आपने वो शब्द बिल्कुल ठीक कहा कि वो नरसंहार था, लोगों को मॉब्स जिनको हम कहते हैं चिन्हित करके मारा गया, उनको बकायदा, सर आप ग्राउंड रियलिटी जानने कभी आप जाइए, उनको वोटिंग लिस्ट पे मार्किंग करके दी गई कि ये सिखों का घर है। जहाँ पे वोटिंग लिस्ट नहीं अवेलेबल थी वहां लोगों के घरों के बाहर चारकोल से क्रॉस लगाए गए, मार्क करे गए, और वो चीजें करी गई जिनका हम जुबान पे नाम लेना भी ठीक नहीं समझते। हमारी बहू बेटियों को बेइज्जत किया गया, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, वैसे तो उन्होंने जो इसके बड़े मगरमच्छ थे उनको सजाए तक पहुंचा दिया, और एक जो रह गए हैं वो भी अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। जिनको सजा मिली है वो आपको लगता है कि जो एक नरसंहार हुआ था, सर हम तो डिमांड करते हैं, क्या उनकी सफिशिएंट थी? सिखों की भावना अगर पूछोगे, नॉट ओनली मी, आई एम टेलिंग, जितने लोगों से हमारी बात होती है, क्योंकि कानून प्रणाली जज ने या वहां पर क्या, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो जानते अच्छे से वो बता सकते हैं, पर जो हमारे मन की भावना थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उनको फांसी दी जानी चाहिए, हर हाल में दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने अपना कभी गुनाह कबूल नहीं करा, उल्टा एक सिख जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप राजनीति देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि जब एक सिख प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको कहा जाता है कि आप 84 के लिए माफी मांगो, जिसकी कम्युनिटी को आप लोग हरास करा, मारा, काटा, जिनका नरसंहार करा, जिनकी गिनती खत्म करने की बात करी, और ये तक कह दे कि जब बड़ा पेड़ हिलता तो धरती हिलती है, तो सर ये बिल्कुल ही गलत चीज थी जो उन्होंने करी है, और इसके लिए सिखों के मन में भावना आज भी है और कल भी रहेगी। तो मेरा सवाल मेन ये भी था कि जो सरकार रही, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए एक चीज होती है कि पंजाब के लोग क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर है। सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली में मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ, दिल्ली में क्या है कि वोट बैंक सिखों का बाकियों के मुकाबले कम है, ठीक है जी, अभी फिलहाल बढ़ गया। हाँ देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई हैं, हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मोदी जी का नारा जो है वो सबका साथ सबका विकास है। आप मतलब कुछ चीजें ना बोलने का भी ऐसा होता है कि यार पता नहीं क्यों लोग इतने ज्यादा अंधे होके चलते हैं कि देख भी नहीं पाते कि कौन उनका अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। आपको मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, अब स्कीम कब तक लागू होगी मुझे नहीं पता, बट न्यूज़पेपर में 1-2 आर्टिकल्स मैंने पढ़े, उनमें ये मेंशन्ड है कि जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो बीजेपी को लाइक नहीं करती, जो थोड़ा सा सिस्टम गलत करके चलते हैं, और जिनसे ये उम्मीद थी कि
इस बार लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं साथ देंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको भाजपा सरकार ने बिल्कुल बोल्डली खत्म करा था, ठीक है, जिसकी वजह से उनके परिवारों में जो फीमेल्स हैं उनकी स्थिति बहुत हद तक सुधरी भी थी और वो लोग मानते भी थे इस चीज को। अब भी मैं बोल रहा हूँ, लोकसभा का वो दृश्य देखने के बाद भी भारत सरकार का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक लॉन्च करा प्रोग्राम जिसमें वो ईदी भेजी जाएगी सबके घर तक, जिसमें खाना भी होगा, जिसमें एक आधा जोड़ा कपड़ा भी होगा। विपक्ष के लोग तो बोलते हैं तो मतलब एक पॉलिटिकली ठीक है, पॉलिटिकली सही, आप लोग कर लो, क्यों नहीं कर रहे? आपके हाथ पॉलिटिकली बांधे किसी ने? अगर देश का प्रधानमंत्री जो हमारे ऑनरेबल है, एक पोस्ट ऑनरेबल है, सर्वोच्च जगह पर बैठे हैं, अगर वो सबका साथ सबका विकास सोच के चल रहे हैं तो उसमें आप उनको ऐसे बोल देते हो, आप कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, तो मतलब आपकी सीधी सीधी पॉलिसी यही है कि भाई अगर उनका भला होगा तो हम ही करेंगे, हम ही हैं उनके ठेकेदार। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं। और मैं कहता हूं करने की जरूरत भी क्या है, करने की जरूरत भी क्या। आप ये चीज सोचिए कि कश्मीर में अब जब जाते थे तो कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहां पे हमारी इंडियन आर्मी को पत्थर मारे जाते थे, बिल्कुल ठीक है, उन्हीं लोगों को आज भारत की सरकार ने पार्लियामेंट से वोट करने का राइट दिया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां का टूरिज्म देखो कहां से कहां पहुंच गया, उनको दिया जा रहा है, उनको बढ़ चढ़कर दे रही है। G20 समिट, सर क्या समझते हो आप? G20 समिट अपने आप में कितनी बड़ी चीज है कि जिसको देख के पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। और G20 कहां करा गया? कश्मीर में। सर ये बातें आज हमें छोटी लग रही हैं, वरना कश्मीर तो एक ऐसी जगह थी जहाँ नॉर्मली लोग जाने से भी डरते थे, डरते थे, बिल्कुल डरते थे। और आप याद करो ना हमारे प्रधानमंत्री जी का वो भाषण, जब वो प्रधानमंत्री तो अभी नहीं बने थे पर उन्होंने कहा था लाल चौक पर फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। सर ये बातें ना छोटी लगती हैं, बट जब आप इन चीजों के बेनिफिट्स ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हो ना, तब पता लगता है कि यार छोटे छोटे फैसले लोगों को कहां तक इफेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आते हैं। सर 2 महीने जब इलेक्शंस का समय होता है ना, उस टाइम तक आम आदमी जो लोकल जो बंदा घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उस 2 महीने के टाइम में सिर्फ उस बंदे को फर्क पड़ता है, उसके बाद उसकी जिंदगी वैसी ही चलनी है जैसा सरकार चलाना चाहेगी। तो अगर भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उनके लिए भी सोच रहे हैं जिन्होंने उनको भला बुरा कहा, तो सर इससे बड़ी चीज क्या। आप पंजाब का एग्जाम्पल ले लो ना, आप पंजाब का एग्जाम्पल ले लो। पंजाब जब भगवंत मान जी ने पावर संभाली थी तो उस टाइम पे ये जो सीट थी, पंजाब की जो गवर्नमेंट थी वो सरप्लस थी, आज की डेट में घाटे में है। सुबह उठते हैं सरकारी पैसों से, अगर वो लैंड क्रूजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी सब कुछ आ रहा है सर, वो सब जग जाहिर हो चुका, उसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी मुझे लगता। आप ये देखो कि पंजाब में जब ये चीजें होती हैं, वहाँ पे भगवंत मान जी अपनी सरकार संभालते हैं, आप पंजाब का पैसा देश भर में अपनी कैंपेन चलाने के लिए यूज करा जाता। क्यों करा जाता भाई? बिल्कुल पंजाब का पैसा क्यों यूज कर रहे हो? और जब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि केजरीवाल जी को पंजाब सरकार सुरक्षा दे रही, जबकि पंजाब गवर्नमेंट में ना तो उनका कोई पद है, ठीक है, ना ही उनका कोई लेना देना, फिर भी पंजाब सरकार उनको किस हैसियत से मुख्यमंत्री बनने गए थे ना सर। आपको आप ये समझो ना, वो तो वहां पे अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने गए थे कि भाई यहाँ से हट गया हूँ तो वहां बनूंगा, क्योंकि देखो इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी पार्टी में चल रही थी। जो कई लोग थे जो इधर उधर जाने की फिराक में थे, परंतु केजरीवाल जी ने जाके कहा नहीं जी मैं सीएम भी बनूंगा। अभी रिसेंटली उन्होंने एक मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा अरे आप चिंता मत करो, भगवंत मान जी अपना 5 साल का टर्म पूरा करेंगे। और वो जिस हिसाब से बोल रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि ये अपने 3 साल भी इनके पूरे होंगे। मालिक मैं वही तो जिक्र कर रहा हूँ, वो इतना सार्कास्टिक लगा उसमें कि साफ पता लग रहा है कि यार तसल्ली देने के लिए बोल रहे। सर केजरीवाल जी की मंशाएं बिल्कुल अलग हैं। जो मेरा ये मानना है कि भाई जो बंदा अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा के कांग्रेस के साथ सरकार बना सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और जहां तक बात रही पंजाब के लोगों की, सर देखो हम अपनी तरफ से अपने माध्यम से हमेशा पंजाब के लोगों से ये अपील करते आए हैं
कि सर आप याद रखो कि आपके साथ पार्टी ने क्या क्या करा। क्या ठीक है? अच्छा प्रिंस, हेटर्स बहुत हैं लाइफ में, उनको कैसे देखते हो? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। अच्छा। सर अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हेटर्स को और सोशल मीडिया के कमेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे रहते हो आप? अब थोड़ा कम चलता है, पहले तो मतलब जो हर एक्चुअली क्या हो जाता है कि भगवान की आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से इतना ज़्यादा मतलब कई बार प्रोग्राम हो जाते हैं 3-3 4-4 दिन के, वो सारे डालने ही खुद को अजीब, क्योंकि मैंने कोई टीम हायर नहीं कर रखी, खुद ही मैनेज मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। कहीं कभार कभी कभार नहीं समझ आती तो मैं उसको लेट गो कर देता हूँ कि चल छोड़, कभी फ्री टाइम में ये वाला पोस्ट डाल देंगे, बट वो पोस्ट इतने सारे हो जाते हैं कि उनका नंबर कभी नहीं आता। पर आपको लगता नहीं कि इतनी कम उम्र में जितना राजनीतिक ज्ञान आपको मिल गया है और जो मिल रहा है, ये बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है? सर मैं तो अपने आप को कहता ही हूँ, आपने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में पूछा ना कि आप भगवान में कितना बिलीव करते हो, तो आई एम ब्लाइंडली ट्रस्टिंग माई गॉड। मैं अपने इष्ट की, मैं अपने गुरु साहबानों की पूरी ब्लाइंडली सेवा में लगा हूँ। मेरे को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं वहाँ कहाँ जाके सेवा करता हूँ, कहाँ जाके नहीं करता। रिजल्ट बता देते हैं, भगवान बता देते हैं, उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं। राजनीतिक गुरु आपके? राजनीतिक गुरु सरदार गुरमीत सिंह मीता जी, आपके मानो? सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी। तो अब आने वाले समय में चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? नहीं सर, ये ना एक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ ना सर, मैंने आज तक कोई टिकट मांगी है, ठीक है, ना एमसीडी की मांगी, ना कभी एमएलए की मांगी। पर मतलब एमपी की टिकट लोगे सीधा? नहीं सर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरा तो ब्लाइंड फेथ है, मेरा भगवान के ऊपर, मेरे जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर मेरा ब्लाइंड फेथ है। हमारे घरों में ना एक चीज सिखाई जाती है, खास तौर से अगर आपका पंजाब का बैकग्राउंड है ना, तो आप एक चीज को समझ के चलो कि भाई जिदे नाल खड़ गए तो खड़ गए, हुण भावें जो मर्जी हो जाए, नुकसान होएगा तावी नाल खड़े हैं, जे फायदा होएगा तावी नाल खड़े हैं, देखी जाऊंगी। भाई देखो, आपका सबसे अच्छा दोस्त, मेंटोर, मित्र वही है जो आपके नुकसान में, आपके गलत समय में भी आपको सुधारने के लिए कमरे में ले जाके दो बातें करे। पब्लिकली जलील करने वाला वो आपको फिर जलील ही कर रहा है, वो आपको इनडायरेक्टली आपको हार्म कर रहा है, आपकी इमेज खराब कर रहा है। अगर कोई आपको पब्लिकली, जो आपका वेल विशर दिल से होगा ना, वो आपको पर्सनली एक रूम में या आपको घर पे बिठा के कहेगा भाई आपकी ये गलती है, आप इस गलती को सुधारो, उसको हम भी एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेकर सुधारने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी कुछ मैं सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले लिया हम लोगों ने आपका, और ये अंत की ओर है हम लोग। बीजेपी और कांग्रेस का फ्यूचर क्या लगता है आपको? सर बीजेपी का फ्यूचर ऐसा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोर देन एक्सपेक्टेड काम कर रही है। ठीक है, और कांग्रेस? देखिए एक चीज मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, कांग्रेस का तो सर दुनिया को पता क्या होना है, तो जो कांग्रेस की सरकार है वो तो अभी तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। पहली बात, सरकार तो है ही नहीं। दूसरी बात मैं जो ऐड करना चाह रहा था, भाजपा की सरकार देखिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। अगर इसी स्पीड से और अच्छे से काम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 और 20-25 साल कहीं सरकार जाती। और सबसे बड़ी बात, हम तो चाहेंगे कि और बढ़ चढ़ कर काम करें। ठीक है, कार्यशैली किसी को हो सकता है पसंद आए, किसी को ना आए, प्रोपोगंडास जो चलते हैं हो सकता है वो कहीं कभी सभी सरकारों के खिलाफ वो कभी पीक पे चले जाए और ऐसा लगे नहीं जी ऐसा, बट मेरे को इतना पता है, जितना मैं साथ में रहा हूँ सिरसा जी के और जितना हम लोगों के साथ देखते हैं, और चुनाव के समय मुझे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर हूँ, बाद में बीजेपी भी ज्वाइन करी मैंने, हमें हमारे सिरसा जी के नेतृत्व में जेपी नड्डा जी ने बीजेपी ज्वाइन कराई, तरुण चुग जी मौजूद थे, दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद थे, तो उसके बाद से हमारा प्यार जो भाजपा का परिवार है उसके साथ और ज़्यादा बढ़ा। तो मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से मुझे बीजेपी के बहुत सारे एमएलए के साथ टच में रहकर काम करने का, उनके साथ सहयोग करने का मौका मिला। उसमें आज हमारे जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं श्री आशीष सूद जी, वो भी हैं, उनके अलावा और हमारे पवन शर्मा जी नगर से विधायक हैं, वो भी हैं, उसके बाद हमारे जो विकासपुरी से विधायक हैं वो भी हैं, नजफगढ़ से जो हमारे विधायक हैं वो भी हैं। पॉलिटिक्स थैंक्सलेस जो मतलब इसमें लोग आते हैं आपसे काम कराते हैं, बट ना तो कभी कोई थैंक यू बोलता है ना कोई धन्यवाद बोलता है।
तो आपको लगता है कि यार मैं बहुत कम उम्र में बड़े गलत फील्ड में आ गया हूँ? सर गलत फील्ड क्यों है? गलत फील्ड कैसे हुई? कुछ गलत नहीं है। आप सही हो, आपका मन सही है, आप सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल देख सकते हो विदाउट एनी रिग्रेट। क्योंकि मैं ये बात ना पता क्यों बोली जाती है, क्योंकि जब आप अपने शीशे में अपने आप को देखते हो ना, तो आपको सामने खड़ा व्यक्ति में कुछ ना कुछ इंटरनली मैसेज दे देता है। और आप मतलब जितनी मेरी पढ़ाई है, मैं ये भी देखा है कि साइंटिफिकली भी ये चीजें प्रूवन है कि जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वो एक आवाज को सुन लो और वापसी हो जाओ, या उसको इग्नोर करके आगे चल पड़ो। अगर आप उसको इग्नोर करके आगे चल पड़े तो देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको फिर आगे गलत रास्ते पे चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आसपास के लोग होंगे जो गलत रास्तों पे होंगे वो आपको खींचते रहेंगे अपने साथ, वो बाहर नहीं आने देंगे। ठीक है, अगर अगले मतलब 5 साल बाद जब चुनाव होंगे और बीजेपी जीतती है, बिल्कुल जीतेगी, तो मोदी जी के अलावा कौन सा ऐसा आदमी लगता है आपको जो प्रधानमंत्री बनने लायक है बीजेपी के अंदर? सर मैंने जितना अभी तक सीखा है ना, और बहुत कम सीखा है अभी, क्योंकि हमारा तो अभी समझ लो जन्म हुआ है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ, खास तौर पर जो गली नुक्कड़ पर बैठकर बहस करते रहते हैं ना, क्योंकि चुनाव में हमेशा ये मुद्दा जुड़ा है कि दूल्हा कौन। सर दूल्हा कौन का मुद्दा ठीक है, दूल्हा कौन का मुद्दा गलत नहीं है। दूल्हा कौन के मुद्दे के ऊपर जो गेम्स खेली जाती हैं, जो राजनीति खेली जाती है, मैं समझता हूँ उसको भाजपा सरकार बहुत अच्छे से टैकल करती है। और उनके किसी भी एमएलए से आपने देखा होगा अभी दिल्ली में जब चुनाव जीतने के बाद कितने नाम आए, चैनल वाले हर रोज एक आधा नाम ऐड कर देते थे, निकाल देते थे, ऐड कर देते थे, निकाल देते थे, यही चल रहा था। जो संगठन ने, जो उनके कोर कमेटी ने फैसला लिया उसको सबने माना, अपनी सरकार बनाई, सरकार कार्य करने के लिए बिल्कुल बाध्य है। डे 1 उन्होंने बोला था कि हम वो स्कीम देंगे जिन स्कीमों की हमने बात करी थी, नारी सशक्तिकरण की स्कीम, जिसमें उन्होंने महिलाओं को वादा करा था कि हम आपको 2100 रुपए महीना देंगे, 2100 या 2500 जो भी एग्जैक्ट 2500 देंगे, वो पारित करा। उसको पारित करने के बाद जनता में लाया, पब्लिक डोमेन में ला दिया गया कि ये उसका क्राइटेरिया रहेगा। आते से तो रोज बोलते हैं कि धोखा दे दिया, तो सर उनको ये बोलो कि पहले अपने बंदे से पूछो ना धोखा कहाँ दे दिया। आपके जो लोग हैं जो आपकी पार्टी के हैं वो तो खुद तो आपको यहाँ छोड़ के पंजाब जाके बैठ गए। अरे भाई जिस सीएम के ऊपर आप इतना मान करते थे वो तो घोटालों में पकड़ा गया, क्यों भाग रहे हैं पंजाब? अरे सर बीजेपी की सरकार पिछली बार अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई ना, तो क्या बीजेपी के नेता पंजाब जाके बैठ गए थे या उन स्टेटों में यूपी में जाके बैठ गए थे योगी जी के पास? काम करा ना, ग्राउंड पे काम करा, एमएलए ना होते हुए भी करा, लोगों को काम दिखा, लोगों ने काम देखकर वोट डाला। कांग्रेस भी दिल्ली की एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, एक अच्छा खासा वोट बैंक होल्ड करती थी किसी टाइम पे। जो लोग दिल्ली में पुराने समय से रहते आ रहे हैं उन्होंने काफी हद तक कांग्रेस को वोट डाला था, तभी उनकी सरकार लगातार चलती थी, शीला दीक्षित सरकार। अब वो लोग वोट नहीं डाल रहे, क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि उनको भी ये नजर आ चुका है कि भाई हमने जिनको वोट डालनी है उनके पास कुछ है ही नहीं। वो उनकी प्रॉब्लम यही है कि उनको अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज आपके माध्यम से जरूर बोलना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स को ना आप पॉलिटिक्स की तरह चलाओ, उसको बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि यार पावर के नशे में हम बिल्कुल अपना जमीर बेच रहे हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जितने लोग बैठे थे उस इंडिया मंच पर, मैं हैरान होता हूँ उस इंडिया मंच पर बैठे वो लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल मारने काटने तक को तैयार थे, वो एक जगह बैठ के हिस्टोरिकली अगर मैं बताऊं ना आपको, ये कहते हैं ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर हैं 2-4, वो बोलते हैं जी मोदी जी डिक्टेटर बन रहे हैं, डिक्टेटर बन गए, रोज सुबह उठ के यही काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, पंजाब की आपकी सरकार सुबह उठती है, मुंह बाद में धोती है, पहले भाजपा को गाली देती है। फिर भी आप दरिया दिल देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी कैबिनेट का, कि उन्होंने वहां जब उनको फंड्स की शॉर्टेज हुई, वहां से लेटर भेजा गया कि जी फंड्स इतने चाहिए हमें, हम शॉर्टेज भेजे हैं, मतलब करोड़ों रुपया पंजाब के लिए। उससे पैसा बढ़ गया। सर देखो
उनकी भी ड्यूटी है, वो स्टेट को उनका जो दे सकते जिम्मेदारी है। देंगे, बिल्कुल। जितना दे सकते हैं देंगे, उनकी ड्यूटी है। बट चाहते तो वो इस पे पॉलिटिक्स कर सकते थे। कोई एक बयान आप दिखा दीजिए, एक बयान तक दिखा दीजिए सर। ये बातें ना लोगों को छोटी लगती हैं। आज पंजाब के लोग अगर इस चीज को समझ जाएं तो पंजाब ऐसा बन जाएगा जिसको लोग बाहर से देखने आया करेंगे। आप समझिए इस चीज को। रमन ज्योति, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको, खासतौर से दिल्ली की राजनीति को लेके? और मैं चाहूंगा कि आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है, तो आप पंजाबी में उनको एक संदेश दें हमारे। मैं सब मातृभाषा में भी दे देता हूँ जी। दोनों में, हाँ। पंजाबी में भी हिंदी में भी। सबसे पहले तो जी आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ कर चैनल्स को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। रीजन ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जो नए नए राजनीति में आए हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक फैक्ट्स, वो वाले ग्राउंड फैक्ट्स पहुंचाए जा सकें जो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो रोज के प्रोपोगेंडा में। जो रियल फैक्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाए दे। ऐसे कुछ ही चैनल हैं, तो इन चैनल्स को सपोर्ट करना आपका फर्ज भी बनता है और हमारे जैसे भाइयों को भी सपोर्ट करने के लिए आप हमेशा तत्पर वैसे तो रहते हैं, पर आपसे आशा करते हैं कि और बढ़ चढ़ कर रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, राजनीतिक तौर पे मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जब भी कभी भी कोई भी सरकार के लिए जब बात करते हैं तो हमेशा ये मत देखा करिए कि भाई उन्होंने नेगेटिव करा। समवन सेड, हर्षद मेहता ने भी का जो भी वो आया था सीरीज आई थी, उसमें भी एक बात बोली गई थी। किसी एडिटर ने कहा था कि इफ इट इज नॉट नेगेटिव इट इज नॉट अ न्यूज। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो वो खबर नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आज अपने पास सोशल मीडिया है, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो बिल्कुल सच और फैक्ट दिखाते हैं, इसलिए इनके चैनल का नाम भी सच की रफ्तार है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए और भारत की राजनीति को स्वच्छ बनाइए। जो लोग सच में काम करना चाहते हैं उन्हें आगे लाइए। और जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे भाजपा का नेतृत्व है, हमारे दिल्ली के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मिनिस्टर सारे हमारे बड़े भाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी, विकासपुरी से जो मैं नाम भूल रहा हूँ, पंकज, वो भी सारे इनकी बाजू मजबूत करिए ताकि ये बढ़ चढ़कर आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया स्कीम्स पारित करा सकें। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करा दूंगा कि दिल्ली का आज तक का सबसे बड़ा बजट 1 लाख करोड़ रुपए का वो भाजपा की सरकार ने दिया है। इसमें भी मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है, सेंटर सरकार का रोल है। ਹੁਣ मैं पंजाबी च भी कह दिंदा है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੀਰ ਜੀ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, 2 ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में भी अगर ये चीज़ लाओगे तो फायदे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ पर जलील नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये थे रमन ज्योति, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर हो। तो व्हाट्सएप की जब बात हुई तो मैं वो बता दूं कि हो सके तो सोशल मीडिया से भी दूर हो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब सीखने के लिए चीज़ें हैं। आप इनसे सीखें, पॉजिटिव चीज़ें।
पॉजिटिव चीज सीखे, नेगेटिव ना ले। युवा आजकल सोशल मीडिया में घुसते चले जा रहे हैं। आपको लगता है, हर किसी को लगता है कि वो पुनीत सुपरस्टार की तरह नाले में कूद के रील बना के फेमस हो जाएंगे। ये बातें ना, देखिए आप, मैं क्लोजर है वैसे तो, फिर भी मैं 1 मिनट ले ही लेता हूँ, सॉरी मैं आपको लेट करवा रहा हूँ। मैं एक चीज बता दूं, सोशल मीडिया हम कहते हैं ना, श्राप भी है और फायदा भी है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप उसमें से क्या लेते हो। आप उसमें से गलत चीजें सीखते हो या सही चीजें सीखते हो। देखिए बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे और अपना फेसबुक प्लस यूट्यूब पे मिलेंगे, जो धार्मिक बातें भी सिखाते हैं। अगर इन जैसों के पुनीत सुपरस्टार और इन जैसों के पेजेस हैं, तो वहां पे हमारे जो धर्मात्मा, कंपैरिजन नहीं है, वो कंपैरिजन नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं, बाद में कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करना। अगर पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग भी हैं या XYZ लोग हैं जो समाज को बिल्कुल मतलब कुछ दे ही नहीं रहे, बस अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं, तो वहाँ वो लोग भी हैं जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी की तरह सबके घरों तक अच्छे विचार लेकर आते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरुद्वारों से जो गुरबानी चलती है, लाइव चलती है, वो आपके घरों तक आती है। जो हमारे जो तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म के, वहाँ से भी आपके घरों तक लाइव आता है रोज। और ऐसे बहुत से चैनल्स खुल चुके हैं, क्योंकि अगर बुरे लोगों की कमी नहीं है तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पॉजिटिव एजेंडा लेके घर से निकलते हैं। और पॉजिटिव एजेंडा के दौरान सबसे बड़ी चीज वो ये करते हैं कि वो डिनाई करते हैं इस चीज को कि हमने ऐसा कुछ भी अपने चैनल पे नहीं अपलोड करना, जिस वजह से एक परिवार में बैठे लोग साथ में अगर देख रहे हैं तो वो शर्मिंदा हो जाए और उठ के उनको जाना पड़े। वो लोग रिलीजियस कंटेंट लेकर आते हैं, वो लोग आपके लिए सीखने के नए नए मौके लेकर आते हैं। मैं आपको बता दूं, एक सिख कलरिंग करके एक चैनल है जो हमारी बहन है, वो फॉरेन में रहते हैं, वो चलाते हैं। अब उनकी मैं आपको पोएम्स दिखाऊंगा जो उन्होंने हमारे धार्मिक और हमारी जो पंजाबी भाषा है उसको कंबाइन करके कहीं ना कहीं निकाली हैं, और कुछ ऐसी उनमें चीजें ऐड ऑन करी हैं जिनकी वजह से बच्चों को धर्म के साथ जुड़ने का, अपनी बेसलाइन के साथ जुड़ने का भी मौका मिलता है। और उनको उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी ये लगता है कि नहीं यार हमने कुछ देखा, जैसे बच्चे आजकल कहते हैं ना हमें फोन यूज करना है, वो भी होता है। उसके अलावा हमारा एक मिस्टिक वरुण करके एक भाई है जो देश में अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, हिंदू धर्म की और बाकी धर्मों की बढ़ चढ़कर जो तीर्थ स्थल जो लोगों ने नहीं देखे हैं, जो नहीं पता, और ऐसी मिस्टीरियस बातें निकाल कर लाते हैं अपने चैनल पर जो लोग देखना पसंद करते हैं। और पॉजिटिव मीडिया भी है, अच्छे से दिखाने वाला मीडिया भी है। एक सार्थक गोस्वामी जी हैं, उनका संडे शो आता है उनका एक, उसमें वो 30 से 40 मिनट में पूरे हफ्ते की न्यूज़ कवर करते हैं। मैं कहता हूँ एक वो भी हैं जो हर चीज़ को बड़े मज़े से और बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा यूट्यूब, मैं गुरुद्वारों में अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ, मैं स्टेज जब भी मेरे को मिलती है मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि जो हमारी बहनें हैं या हमारी जो माताएं हैं जिन्होंने घर में ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना होता है, वैसे तो आजकल जॉब भी करते हैं सब, तो कभी होता है कि कोई भी है घर पे, चाहे दादी जी हैं, चाहे नानी जी हैं, चाहे मेड है, चाहे कोई भी है, उनको ये बोला जाए कि बच्चा जब भी यूट्यूब पे ये चीज़ें देखने की जिद करे तो उनको अपने धर्म से जुड़ी हुई कोई वीडियो निकाल कर दें ताकि वो इससे जुड़े। सर शर्म की बात है, कोको मेलन एक कार्टून कैरेक्टर है, एक वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रीम्ड चैनल है, सबसे ज्यादा उसको लोग यूज करते हैं। और कौन यूज करते हैं? बच्चे यूज करते हैं। और अगर हम डीप स्टडी में जाएं तो 18 साल से कम वाले बच्चे हैं जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे अपने 8 से 10 घंटे बिता रहे हैं। तो इन चीजों को हमें आज कंट्रोल करना जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, जो मोटा मोटा निचोड़ है वो ये है कि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छाई और बुराई। बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं और आज के युवा भी अच्छे जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई रहती है, सच्चाई रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। नेगेटिविटी और बुराई हमेशा अंत होता है, उसका खत्म होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया से आप क्या ले रहे हो, अच्छाई ले रहे हो कि बुराई ले रहे हो। अच्छाई लोगे तो प्रिंस जी की तरह अगले पॉडकास्ट में शायद आप भी बैठे होंगे, ठीक है। और नेगेटिव लोगे तो पुनीत सुपरस्टार की तरह आप भी नाले में कूद के, और हो सकता है गाय का या किसी और चीज का गोबर खा रहे हो। मैं इस पे एक पॉलिटिकल नोट पे इसको एंड कर देते हैं। अब जो आपने बोला उसी में मैं ऐड कर देता हूँ। देखो अगर सही से काम करोगे तो भाजपा की तरह शासन में रहोगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, नहीं करोगे तो फिर कांग्रेस की तरह हो जाओगे।
हाँ, जिनका अस्तित्व खत्म है। बस वो तो समझ मेन बात ये है कि आपको सीखना है, आपको समझना है क्या है क्या नहीं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहा रमन जोत जी के साथ, वो कैसा लगा, क्या सही था क्या गलत था, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। रमन जोत जी से और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अच्छे बढ़िया पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच की रफ्तार। नमस्कार।